हेलो एवरीवन। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को विजुअल और एनिमेशन के थ्रू बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमारे चारों ओर हर समय रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ईंधन का जलना, भोजन का पकना आदि। इन सभी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो हमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेपण, गंध में परिवर्तन आदि जैसे चेंजेस देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं। इस अभिक्रिया को सिंबॉलिक रूप में इक्वेशन के थ्रू दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के मेजरली 2 टर्म होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो चलो बारी बारी करके देखते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं। जब हम अभिकारक और उत्पाद को समझ लिए हैं तो हम रासायनिक समीकरण को लिखना सीखते हैं। रासायनिक समीकरण एक तरीका है जिसमें हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, सूत्रों और अवस्थाओं की मदद से संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर फॉर्म करते हैं, जिसे हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में H2+O2 एरो H2O के रूप में लिखते हैं। अब हम देखते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो असंतुलित समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं होती है। उदाहरण, H2+O2 H2O, जिनमें आप देख सकते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन 2 और उत्पाद में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 और उत्पाद में 1 ही है। इस तरह के समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होती है। उदाहरण, 2H2O+O2 एरो 2H2O, यह एक संतुलित समीकरण है। अब नेक्स्ट आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो बनता है ना ही नष्ट होता है, अर्थात अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की कुल संख्या समान रहती है। तो अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित हम 4 चरणों में करेंगे। चरण 1, असंतुलित समीकरण लिखें। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल में लिखें। उदाहरण, Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। यहाँ आयरन और वाटर की अभिक्रिया से आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। चरण 2, तत्वों की सूची बनाएं। दोनों तरफ तत्वों की कितने कितने परमाणु हैं उन्हें लिखें। हम देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या सामान्य नहीं है, तो सबसे पहले हम एक एक करके तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान करते हैं। चरण 3, सबसे पहले हम फेरस को संतुलित करेंगे। हम देख सकते हैं कि उत्पाद में आयरन के 3 परमाणु हैं और अभिकारक में 1, तो हम अभिकारक के आयरन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह दोनों ओर फेरस के 3-3 परमाणु हो जाते हैं। अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन हैं, तो दाएं तरफ 4 चाहिए, तो हम H2O में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम अंतिम में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। बाएं तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हाइड्रोजन है, इसलिए दाएं तरफ 8 चाहिए। तरफ अब हम देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ
तत्वों के परमाणुओं की संख्या सामान्य हो गई है। अब समीकरण को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके अवस्थाओं को लिखेंगे जैसे कि नीचे दिया गया है। इस तरह हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना सीख गए हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया परिभाषा: जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप: A+B एरो AB। उदाहरण: H2 और O2 मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं। यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा अपघटन अभिक्रिया परिभाषा: जब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप: AB एरो A+B। उदाहरण: PbNO3 सीसा नाइट्रेट के गर्म करने पर सीसा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनते हैं। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार: तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन। तापीय अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया: जब किसी यौगिक का विद्युत धारा पास कराने पर अपघटन होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। लास्ट है हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया: जब किसी यौगिक को प्रकाश के प्रभाव से तोड़ा जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य के प्रकाश डालने से सिल्वर और क्लोरीन बनती है। जितने भी अपघटन अभिक्रिया होते हैं उन्हें कराने के लिए बाहर से ऊर्जा दी जाती है। अब अगला हमारा है विस्थापन अभिक्रिया: जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सामान्य रूप है A+BC एरो AC+B। उदाहरण: जिंक और कॉपर सल्फेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जिंक कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया: जब दो यौगिक के आयन आपस में अदला बदली करते हैं तो नए यौगिक बनते हैं और इस प्रकार के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनती है। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है क्योंकि BaSO4 अवक्षेप के रूप में गिरता है। अब हमारा अगला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्माक्षेपी अर्थात अभिक्रिया होने पर ऊष्मा निकलेगी और ऊष्माशोषी जिससे पता चल रहा है कि अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाएगी। चलो इसे एक एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होती है, उसके साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए बाहर से हीट एनर्जी दी जाती है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया, जिसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीकरण: जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करे या हाइड्रोजन खो दे तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया: जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो दे या हाइड्रोजन ग्रहण करे तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलो अब हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्सीजन से अलग हो जाती है और वाटर बनाती है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। अब हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव होते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया के मेनली दो प्रभाव होते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। चलो हम इन्हें बारी बारी समझते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण, हवा, नमी, गैस आदि के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण: लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहा ऑक्सीजन और जल अवशोषण के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे जंग बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया: FeO2 प्लस H2O, Fe2O3H2O। यह भूरे रंग का परतदार जंग होता है जो लोहा कमजोर कर देता है।
संक्षारण के अन्य उदाहरण, तांबे पर हरे रंग की परत बन जाती है, चांदी पर काला धब्बा बनता है। अब हम देखते हैं संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। संक्षारण को रोकने के लिए पेंटिंग या ग्रीस लगाना जो हवा और नमी से बचाता है। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना। क्रोम पेंटिंग या एनोडाइजेशन, कैथोडिक संचरण इत्यादि। अब हम जानते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। जब तेल या वसा लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहते हैं तो उनमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे उनमें बदबू और स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पुराने घी या तेल कुछ समय बाद बदबू करने लगता है, यह विकृत गंधिता है। पुराने चिप्स या नमकीन खाने पर स्वाद खराब लगता है, ये सब विकृत गंधिता के प्रभाव हैं। अब हम देखते हैं विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। वायुरोधी पैकिंग करना ताकि ऑक्सीजन का संपर्क ना हो। नाइट्रोजन गैस भरना, क्योंकि नाइट्रोजन गैस प्रतिऑक्सीकारक होता है जो चिप्स को खराब होने से बचाता है। ठंडे स्थानों में रखना, जैसे फ्रीज में तेल या घी को रखना। एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHA BHT मिलाना। इस तरह हमने इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में साधारण और इजी वे में एनिमेशन के जरिए कंप्लीट सीख लिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम क्लियर करने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।